हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एजुकेशन पॉइंट गनोल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसी चैप्टर का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों का जो है परीक्षा में इस क्वेश्चन में से ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया गया है कि किरणों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है प्रकाश पुंज, किरण पुंज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किरणों के समूह को जो कहते हैं वो प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। इसीलिए मेरा सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, फिर से अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा सवाल कहता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कौन सा है। ऑप्शन में अपसरित प्रकाश पुंज, समांतर की प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, इनमें से सभी। तो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश पुंज होते हैं वो समांतर प्रकाश पुंज होते हैं। कौन सा प्रकाश पुंज होते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ऑप्शन में दिया गया उल्टा, सीधा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह होता है सीधा। सीधा भी होता है और सीधा होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन कहता है कि फोकस दूरी है हमारा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या होगी, तो अगर फोकस दूरी 20 दिया गया है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी यानी r बराबर 2f। तो f हमारा 20 है, तो 20 गुना 2 जो हो जाएगा वो हमारा 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर दिया रहे तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि उत्तल दर्पण की आवर्धन का महत्तम मान है। तो उत्तल दर्पण की आवर्धन का महत्तम मान है। ऑप्शन में 2, 1, 1/2, अनंत। तो उत्तल दर्पण की आवर्धन का जो मान होता है महत्तम मान वो 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, तो सवाल दिया गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अगर अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब क्या हो, आभासी हो, सीधा भी हो तथा वस्तु से बड़ा बनता हो, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी, यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। सवाल कहता है हमारा कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर फोकस से ध्रुव की ओर आने पर
आते हैं, आने पर क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न है, तो सवाल हमारा कहता है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा होगी, चींटी की दिशा कैसी होगी, किस दिशा में होगी? तो ऑप्शन में दिया गया है कि फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चींटी चलती हो, चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा बढ़ता जा रहा हो, तो चींटी की जो गति होगी वो फोकस से ध्रुव की ओर होगी, कैसी होगी, फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन में वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। तो फिर से हमारा सवाल कहता है कि यदि यहाँ पे अवतल हो जाएगा, अवतल, यहाँ पर अवतल दर्पण का निचला आधा भाग, निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ऑप्शन में दिया गया है सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कम तीव्र बनेगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तो सवाल हमारा कहता है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान होगा, अगर एक प्रकाश किरण है एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होनी यानी आती है, तो परावर्तन कोण का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये जो है 0 डिग्री, यानी देखिए समतल दर्पण हुआ, यहाँ से अगर हम एक प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो जब ये आपतित होगा तो ये पुनः उसी माध्यम में जो है लौट जाएगी। तो कितना का कोण बना? तो ये 0 डिग्री का, क्योंकि एक कोण भी जो है ये विचलित नहीं हुआ है, यानी परावर्तन नहीं हुआ, स्वयं जो है उसी पथ पर लौट गई है। तो 0 डिग्री, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन में दिया है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक, कैसा बनता है? तो काल्पनिक, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल हमारा कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? तो अवतल दर्पण में वर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन में फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो फोकस और ध्रुव के बीच जब रखेंगे तो आवर्धन अवतल दर्पण में जो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह के परिपाटी के अनुसार जो है ऋणात्मक मानी जाती है? ऑप्शन में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, यानी आती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा। जब एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है क्या? समांतर किरण पुंज।
अभिसारी क्या होता है, एक बिंदु पे अभिसरित होती है। अपसारी में क्या होता है, तो एक बिंदु से आती हुई फैलती है। तो एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर जब आपतित होती है, तो आप जब आती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। ऑप्शन में अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिसारी। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो कितना होता है, तो +1 होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी और आभासी प्रतिबिंब, तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो ऑप्शन में है समतल दर्पण से, उसके बाद उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। तो आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो इनमें से सभी का बनता है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से हमारा अगला प्रश्न है। तो प्रश्न कहता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ऑप्शन में वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से मापी जाती है, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो वो मापी जाती है ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण और लेंस संभवतः होगा। ऑप्शन में दोनों उत्तल दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा अवतल। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आता है, आप लोग जानते भी होंगे, पूरा आसान सवाल है। तो सवाल है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 7, 4। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर से हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन में r = 2f, f = r, f = 2r, r = f/2। तो गोलीय दर्पण और फोकसांतर में जो वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होगा r = 2f। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर से अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा कहता है कि जब किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तब वस्तु की स्थिति होती है। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होती है। ऑप्शन में दर्पण तथा इसकी फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र से परे। तो इसमें से जो सही आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, दर्पण तथा इसकी फोकस के बीच। तो चलिए फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल हमारा कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है सीधा और छोटा होता है। तो ऑप्शन में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो सीधा बनाता है और छोटा, और इसी का यूज जो है साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जिससे कि उसमें सीधा और छोटा प्रतिबिंब बन सके। तो उत्तल दर्पण यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण है। ऑप्शन में अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण है।
तो देखिए ये हुआ हमारा अवतल दर्पण, ये उभरा हुआ रहता है। ऑप्शन में अभिसारी अपसारी, अभिसारी मतलब होता है एक बिंदु पर केंद्रित करना। तो देखिए ये हुआ हमारा, देखिए ये गया, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो ये फोकस पर आकर मिलती है। तो नीचे से भी अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर किसी प्रकाश को गुजारते हैं तो वो भी फोकस से होकर, तो देखिए एक जगह एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, यानी अभिसरित हो रही है। तो इसीलिए अवतल दर्पण को जो है क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल को पूछे तो उत्तल को अपसारी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश जो है परावर्तन के बाद फैलाने लगती है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन में वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक। कैसा होता है, काल्पनिक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है अवतल दर्पण से। कौन सा दर्पण से, तो अवतल दर्पण से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में सीधा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, आधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा सवाल फिर से कहता है अगला कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल की होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। और पूछे तो किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी पर रहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन में अक्ष, फोकसांतर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता व्यास। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यानी ये देखिए हमारा कोई गोलीय दर्पण हुआ, तो ध्रुव से फोकस के बीच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ध्रुव से फोकस के बीच को जो दूरी को कहते हैं वो कहते हैं फोकस दूरी या फोकसांतर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उपर्युक्त तीनों। तो हजामत बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों। तो सोलर कुकर में जो है प्रयोग जो किया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण का किया जाता है। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। तो सर्च लाइट में भी जो है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल हमारा कहता है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का,
अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो रोगियों को देखने के लिए यानी नाक, कान, गला आदि जांच करने के लिए डॉक्टर जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा? अवतल, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी ली जाती है ऑप्शन में धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हमारा जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, यानी ऋणात्मक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सवाल हमारा का दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। दांत विशेषज्ञ यानी दांत का जो डॉक्टर होते हैं वो मरीजों का दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण के द्वारा। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन में दिया गया है 8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर, +16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक, धनात्मक होती है। और हमें पूछा है फोकस दूरी, यानी एफ बराबर जो होता है वो होता है r/2, एफ बराबर r/2, यानी r हमारा दिया गया है 32 और नीचे में है 2, तो ये कट के हो गया हमारा 16, 16 दूना 32 यानी 16। और दर्पण हमारा कौन सा है? तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? प्लस होती है, यानी धनात्मक। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो आप लोग जरूर जानते होंगे किस दर्पण का हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अग्रदीप मतलब आगे के रूप में। तो टॉर्च में देखिएगा आगे कौन सा दर्पण है? ऑप्शन में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी। तो टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि वाहनों के साइड मिरर में, देखिए सवाल आ गया फिर से, हम लोग देखते हैं वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो आप लोगों को बता दिए हैं, तो उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v + 1/u बराबर 1/f, या 1/f - 1/v बराबर 1/f, या 1/v + u/1 बराबर 1/f, या फिर v/1 + 1/u + 1/f। तो इसमें से दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा।
फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है यानी चलती है, प्रकाश गमन करती है। ऑप्शन में सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें से कोई। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन में काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो इसमें हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा प्रश्न है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब, यानी केवल समतल। फिर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन में कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो निर्वात में जो होती है वो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस में होती है? निर्वात में। निर्वात किसे कहते हैं? जहां हवा की मात्रा ना हो, उसे ही हम लोग निर्वात कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन में अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो ऑप्शन में ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बने और वास्तविक और समान आकार का? तो वक्रता केंद्र पर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में है सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं छोटा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है कैसा? वो बनता है सीधा और छोटा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो आप लोगों को हम बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए फोकस दूरी प्लस में है, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल। कौन सा? अवतल, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से हमारा प्रश्न है अगला, तो प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, दोनों शून्य। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा प्रश्न कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? आर बराबर एफ, आर बराबर 2f, आर बराबर 3f, आर बराबर f/2। तो आर बराबर 2f जो है हमारा सही संबंध है। आर बराबर यानी वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अंतिम सवाल है, तो सवाल हमारा कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन में वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर जो है इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में उत्तर देने की कोशिश करें। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए
आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो इस चैनल को भी जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इतना ही, जय हिंद।